हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और ये एक अच्छा सा चैप्टर है जो नीट और जेई दोनों के लिए काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, और ये कोई हार्ड सा चैप्टर नहीं, ये बहुत ईजी सा चैप्टर है जिसमें से सीधे आपका सवाल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम इस छोटे सी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हो तो आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं कि इसमें है क्या, बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट मेन इसमें है समझने लायक। तो चैप्टर का नाम ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका मतलब ये है, सीधी शब्दों में कहें तो दोगला नेचर किसका, रेडिएशन और मैटर का। रेडिएशन जैसे कि सूर्य का प्रकाश रेडिएशन हुआ, लाइट है ना। तो लाइट भी दो तरह से बना होता है। किसी ने कहा कि भैया ये पार्टिकल का बना है, किसी ने कहा ये वेव का है, वेव है। तो इसी के बारे में हम समझे, यानी कि डुअल नेचर के बारे में हम बात करेंगे, रेडिएशन का भी और मैटर का भी। मैटर का मतलब अगर हम पेन की बात करें तो पेन भी क्या है, पेन तो समझ में आ रहा है कि एक मैटर है, पार्टिकल नेचर इसका तो है, लेकिन क्या वेव भी शो करता है? जी हाँ, बिल्कुल शो करता है, इसका वेव नेचर भी है। तो फिर वेव दिखता क्यों नहीं है? अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सूर्य का प्रकाश वेव के फॉर्म में दिख जाता है, बट इसका थोड़ी ना दिखता है। तो मास काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसका वेव नहीं दिख पाता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो कौन किसने क्या कहा, आइए समझते हैं सब कुछ। जैसे कि लाइट के बारे में न्यूटन ने बताया था, पार्टिकल नेचर कहा था इसने, है ना। कॉर्पस्कल्स कुछ करके कहा था। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर किसने बोला? न्यूटन ने। और हाइजन ने बताया वेव नेचर के बारे में। ठीक है, और उसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझा दिया था वेव नेचर के सहायता से। उसने बोला था कि लाइट का वेव नेचर होता है। तो इन दोनों के बारे में फिर मतलब एक आया तीसरा, प्लैंक, जो कहा कि भैया देखो, ये जो पार्टिकल होता है, लाइट तो पार्टिकल का बना है, ठीक है, लाइट वेव का भी बना है, चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाइट में एनर्जी होता है। वो लोग समझते थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बोला कि लाइट जैसे कि जो आ रहा है वो फोटोन के रूप में आते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश है इस तरह से, और लाइट आ रहा है तो ये फोटोन के रूप में आते हैं ना। फोटोन, फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया? प्लैंक ने बताया कि लाइट जो होता है वो फोटोन की बनी होती है, और ये इसका डिस्क्रीट वैल्यू होता है ना। और उस डिस्क्रीट वैल्यू को क्वांटा कहा, यानी कि जो लाइट होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब उसमें जो एनर्जी है फिक्स वैल्यू में रहते हैं। ठीक है, तो प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दिया, लाइट का क्वांटम थ्योरी। समझ आया इतना? तो अब देखो, ऐसा था कि प्लैंक जिस समय दिया तो ये थ्योरी, तो लोगों ने मतलब कि सोचा भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, ये फालतू थ्योरी है। मतलब किसी ने भाव ही नहीं दिया उसको, कोई भाव नहीं दिया उसको। किसको? प्लैंक को। फिर आइंस्टीन जो थे काफ़ी जाने माने थे, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन का नाम आप सुन ही लेते होगे। अब जो मतलब मैकेनिक्स पढ़ते हो तो न्यूटन का हर जगह नाम सुनते हो, उसी तरीके से आइंस्टीन का मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी नाम है। ठीक है, उसने क्या किया, समझा दिया। क्या समझा दिया? इस प्लैंक का जो मतलब कि थ्योरी दिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, जो लाइट क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, इसने समझा दिया आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन जब ऐसा समझा दिया तो मुल्लिगन बौखला गया। मुल्लिगन बोला कि भैया देखो, वो प्लैंक तो कह रहा, प्लैंकवा कह रहा है कि ऐसा है, तो आप ही मानने लगोगे। मतलब मुल्लिगन जो है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा हो, पढ़ा होगा इसका। इसने मतलब कि मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सोचा कि हम गलत करके रहेंगे आइंस्टीन को। अब वो गलत करने के चक्कर में क्या किया, इसने सही साबित कर दिया उसको, है ना। एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि नहीं भैया, जो प्लैंक बोला है वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जब दोनों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया तो नोबेल प्राइज़ दोनों को मिला। ठीक है, इन दोनों नोबेल प्राइज़ लेवल में दोनों आगे था। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखिए, समझते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली क्या है, मतलब न्यूमेरिकल्स किससे आते हैं। ये सब तो मतलब कि कॉन्सेप्चुअल हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एनर्जी ऑफ जो फोटोन होता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो HF से देते हैं, और hc/λ ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये F हो गया फ्रीक्वेंसी, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, C स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा है जो वेवलेंथ का, ये जो होता है ना, ये लेंथ, वेवलेंथ है ना।
तो आपको वैल्यू याद रखना है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मतलब 34 जूल सेकेंड होता है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये एनर्जी है फोटोन का, एक फोटोन का। जैसे कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है भाई, तो ये लाइट मतलब जो फोटोन के रूप में आता है, ये फोटोन का जो पैकेट है ये एक फोटोन हो गया। तो इसकी जो एनर्जी है, मतलब कि इस तरह से आप देखेंगे भी, बताएंगे आपको, तो ये एक फोटोन का ये सब है। ठीक है, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू HF या तो hc/λ। आज कैसे रखोगे, ऐसे याद रखो, E बराबर हफ HF और hc/λ। HC वर्मा सर का नाम सुने होंगे आपसे, hc/λ। तो वर्मा जैसे कि लैम्डा जैसा कुछ दिख रहा है ना, देखो तो आप भी जैसा नहीं दिख रहा, उल्टा hc/v वर्मा सर, hc वर्मा सर, ऐसे याद रख सकते हो। ये बस याद करने के लिए है। ठीक है, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आप एच का भी वैल्यू रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये रख के आप निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि आपसे मतलब लैम्डा तो दे रखेगा और एच सी का वैल्यू आपको डालना होता है, तो एच सी का वैल्यू आप ये रख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर, है ना। अगर मीटर के फॉर्म में, अगर ये लैम्डा है मीटर में दे रखा है, ठीक है, और एनर्जी जूल में पूछा है, तो ये वाला रखोगे जो जूल वाला है। ठीक है, और वहीं अगर ये लैम्डा किस में दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है, और एनर्जी पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप ये वाला रखोगे यहाँ पे, है ना। एच सी बराबर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 1240 रख दोगे। समझ आया, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो एनर्जी होता क्या है, कितना फोटोन में होता है, देखो अगर लैम्डा मतलब कि अगर वेवलेंथ रेड वाला, रेड लाइट की बात करें, जैसे कि होता है ना रेड विविग्योर, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो वायलेट इंडिगो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो रेड का होता है 700 नैनोमीटर, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप ये याद रखो, इस तरीके से होता है। जैसे जैसे वेव बड़ा होते जाता है तो एनर्जी घटते जाता है। यहाँ पे देखो तो जितना जल्दी जल्दी इसे रिपीट किया, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होता है तो एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखो। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना तो एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी की ये प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। अगर वेव लेंथ अगर बड़ा हो गया मतलब एनर्जी इसका घट चुका है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गया ना। समझ आया इतना। तो देखो रेड का जो होता है वो 700 नैनोमीटर होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक फोटोन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। रेड जैसे कि जो लाइट है उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका एनर्जी कितना है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ब्लू वाला होता है, सबसे नीचे तो वॉयलेट होता है वैसे, है ना, वॉयलेट का ही बात करते हैं, तो 400 नैनोमीटर होता है। एनर्जी क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जैसे कि ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है एक फोटोन का, वही अगर हम मान लो एक बीम में तो बहुत सारे लाइट आएंगे, है ना, बहुत सारे पार्टिकल आएंगे। तो सिंपल एक फोटोन का मतलब जो एनर्जी होता है वो बीम के निकल, मान लो कि 5 बीम है तो एक फोटोन का जो एनर्जी होगा, एक फोटोन का मान लो कि hc/λ है, तो 10 फोटोन का कितना होगा, तो यहाँ पे n बराबर 10 रख देंगे, तो यानी कि n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे n। अरे भैया सिंपल सा है, अगर मान लो कि 2 कलम का कीमत 4 रुपया है तो 10 को कितना होगा, सिंपल ये वाला यहाँ पे ये निकालने का है। ये तो मतलब सिंपल सी बात है ना। अब एक आइंस्टीन का बहुत फेमस फॉर्मूला है E=mc², है ना। यहाँ पे आपको एक कौन मतलब कि ये याद रखना है, रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो 0 होता है। ज़्यादा समझने का इसमें कुछ नहीं है, रेस्ट मास याद रखना 0 होता है फोटोन का। ठीक है, अब देखो एनर्जी और मास और स्पीड, ये सी है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। इसका रिलेशन जो है मास अगर निकालने की बात करें तो h/λc फॉर्मूला होता है, और E/c²। आपने देखा होगा अलग सर के हाथ में भी टैटू बना हुआ है। ठीक है, तो मास बराबर ये आइंस्टीन लाइट से निकल गया, है ना। m बराबर क्या हो जाएगा, E/c² नहीं हो जाएगा, तो सिंपल सा है ना। और ये ग्राफ देखो कितना इजी है, बहुत आसान है भाई। ठीक हो, ऐसा है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी रिपीटेशन होना, है ना। जल्दी जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा उतना हाई एनर्जी होगा, उसमें ध्यान रखो। जितनी ज़्यादा इस तरह से फ्रीक्वेंसी होगी हाई, उतनी ज़्यादा एनर्जी होता है। अब जितना स्लो चलेगा वेव ऐसे, उतना कम एनर्जी, है ना।
कितना फास्ट चल रहा है इसे, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसीलिए एनर्जी ज़्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत कम है, इसीलिए एनर्जी क्या है? कम है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। और चूँकि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ आप देख रहे हो छोटा हो गया है ना, तो वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन हो गया है ना। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है ग्राफ बना। एनर्जी और लैम्डा, अगर भैया एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसे, तो आप देख रहे हो कि वेवलेंथ बहुत छोटा हो गया, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है ना। और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का क्या होगा? अरे भैया फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ तो छोटा ही होगा। ये सब आया कहाँ से? अरे भाई ई वाला फॉर्मूला है, ये वो तो फॉर्मूले है। ई वाला फॉर्मूला आपने देखा अभी, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर एच एफ। आपने इसी में तो सारा कुछ है, देख लो आप। एनर्जी और लैम्डा का ग्राफ ये वाला हो गया, और एच एफ का मतलब एफ और एनर्जी का ग्राफ ये हो गया। मतलब इस तरीके से सारा, ये तो सिंपल सा है, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन हमने ये समझाया, मतलब सोचना कैसे है। अगर बिना फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट भी आप सवाल कर सकते हो। आपको इतना पता रहा ना कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, और उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई एक प्लेट है, मान लो लोहे का, चाहे कुछ भी कोई सा प्लेट हो, ठीक है, मेटल प्लेट है, इस पर लाइट पड़ती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। मतलब कि मान लो कि फोटोन पड़ रहा है, मान लो कि 20 जूल एनर्जी की फोटोन आ रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। और इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लो कि 5 ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद निकलेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया तो निकल जाएंगे ये, है ना। अब निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल तो एनर्जी मिला है 20 जूल, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 5 इलेक्ट्रॉन निकलने में लग गया, 15 जूल बचा हुआ है, तो 15 जूल इलेक्ट्रॉन भागने में लगाएंगे, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन मतलब जो जूल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये टोटल एनर्जी हो गया, और ये जो 5 जूल इसका खा गए है ना, ले लिए, मतलब निकलने में लिए लगा दिए इतना, तो ये इसका हो गया वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं। मतलब उतना यूज किए तभी जाके वो प्लेट से निकले हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है कि एनर्जी टोटल ये है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, पी से फोटोन, ये -5, मतलब इतना खा गए तो कुछ एनर्जी बचेगा, बचा कि नहीं, जैसे 20 में से 5 खा गए तो बचा था 15, वही यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे EVS स्टॉपिंग क्या है ये भी समझ लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब मान लो कि 15 जूल मतलब 20 जूल एनर्जी था, ठीक है, 5 जूल खा गए, 5 जूल एनर्जी, 15 जूल लेके मतलब कि भाग रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो अगर इसको रोकना है भागने से, है ना, भागने से रोकना है, कोई रोकने के लिए आ जाए, तो 15 जूल भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव है, प्लस में है, तो ये माइनस में लगा देगा, उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा, तभी तो रोक पाएगा इसको जो भाग रहा है, ठीक है। तो ये होता है। तो यानी कि मतलब कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है। निकालोगे कैसे? ये रटना है क्या? नहीं रटना है, सिंपल दिमाग लगाओ कि फोटोन जैसे कि लाइट है, ठीक है, पड़ा मेटल प्लेट पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन जैसे कि 20 का पड़ा है, तो कुछ उसमें से यूज हो गया निकलने के लिए, मतलब घर में से बाहर आने के लिए यूज हो गया, ठीक। अब मान लो 20 पड़ा, 5 जूल यूज हो गया, बचल कितना है? 15 जूल। तो वो 15 जूल, अब 15 जूल से वो दौड़ेगा, अब है ना, दौड़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी वो हो गया। अगर उसको कोई रोकना चाहे, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब वोल्टेज ऐसे भैया, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसको रोकने के लिए जो आएगा, तो 15 जूल से भाग रहा है, तो 15 जूल से मतलब उसको उल्टा डायरेक्शन में पीटेगा, रोकेगा तब न रुकेगा। तो ये होता है, ठीक है, जो कि इसके बराबर होता है, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके बराबर है। इसमें से ये घटाएंगे वर्क फंक्शन, है ना। तो ये क्या है? टोटल एनर्जी, ये वर्क फंक्शन मतलब कि निकलने के लिए जो होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो भागने के लिए होता है। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि एक और भी सवाल इसमें से आता है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो इंटेंसिटी किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे सरफेस पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, नंबर पे डिपेंड करता है, समझ में आया इंटेंसिटी। यहाँ पे देखो एक सवाल है,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब जो निकल के भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी मतलब दौड़ने के लिए जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए भैया? 10 से भाग रहा है तो 10 से ना रोकेगा, तो 10 होगा माइनस में। क्यों? क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में रोकना है। ख़त्म, सवाल यही था। ठीक है। अब जो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी था, है ना, कि लाइट जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटम के फॉर्म में होता है ना, पैकेट के फॉर्म में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वही जो पैकेट ऑफ लाइट पड़ता है मेटल प्लेट पे तो वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कुछ एनर्जी लेके, वो दोनों को क्या किया, मिला दिया। ठीक है। तो यहाँ पे फाई बर्ग फंक्शन हो गया, मतलब कि जितना एनर्जी यूज हुआ है ना निकलने के लिए वो HF0। सिंपल लिखने का तरीका है, यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम मतलब प्लैंक्स का जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई कर दिया F0 में, फ्रीक्वेंसी में। अभी आपने देखा ना भैया, E बराबर क्या होता है, HF बराबर hc/λ। वो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, सिर्फ F को F0 कर दिया, लैम्डा को λ0 कर दिया। मतलब कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और ये वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होना चाहिए, है ना, मतलब वेवलेंथ कितना बड़ा होना चाहिए कि निकल जाए वो। क्या उससे छोटा होगा तो निकलेगा कि नहीं, छोटा होगा तो निकल जाएगा। कितना ज़्यादा मतलब कि रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वर्क फंक्शन घटता चला जाएगा, है ना। तो देखो वर्क फंक्शन मिनिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, और जो वेवलेंथ आता है उसमें मैक्सिमम पर सवाल आता है करके, है ना। जैसे कि देखो सवाल एक आया 2014 में आया था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब कि जो फोटो करेंट होता है, देखो पता है तुम्हें, जैसे कि मेटल प्लेट पर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए फोटो की वजह से। फोटो मैंने लाइट होता है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, है ना। इनके वजह से जो करंट बनता है, यहाँ पे एक एनोड प्लेट लगा दिया था, इसको कैथोड मान लेंगे, है ना, कैथोड, यहाँ पे एनोड, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड की तरफ जाएंगे, तो ये करंट का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो फोटो करंट इसको बोला जाता है, फोटो सेल में इसका इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपने जानते होंगे। तो ठीक है, ठीक है। बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे होगा मिनिमम की बात होगी तो क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, या फिर क्या, वर्क फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम रहता तो क्या लिखते, वेवलेंथ। ठीक है। अब एक ग्राफ होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी और 1/λ का। तो सारे ग्राफ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन का मतलब फोटोन का एनर्जी है। अगर फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा भाई तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है भैया, फोटोन का एनर्जी बहुत ज़्यादा दे दी है आपने, मतलब कि जाके प्लेट पे गिरा बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर भी मिलेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन मतलब कि जितना एनर्जी लेगा पहले, है ना, उसके बाद निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तो सारा एनर्जी भागने में लगेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वो तो फिक्स होता है जो फाई वाला होता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ है बाई =mx+c। अगर हम यहाँ पे ये बदलते भी जाएँ फाई, जैसे कि 5 मतलब कि अलग मेटल ले, अलग मेटल ले, अलग मेटल ले, तो सबका अलग अलग ही हो सकता है। कोई 4 जूल एनर्जी ले, कोई 5 जूल लेगा, कोई कितना भी ले, लेकिन उसका ग्राफ हमेशा यही बनेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, जो होता है टोटल एनर्जी में से जो वर्क फंक्शन है वो घटाते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलता है, तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा। अरे भैया टोटल एनर्जी कितना दिया, ठीक है, और कितना खा गया उसको घटा दो, जो बचा वही एनर्जी तो भागने में इस्तेमाल होगा। तो यही तो बनता है, यही तो आता है। तो इसको बाई =mx+c। बाई पे क्यों, बाई क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को बाई पे प्लॉट किए हैं और इसको एक्स पे प्लॉट किए हैं, इसीलिए एक्स, और ये जो स्लोप होता है बाई =mx+c, तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। एम बराबर वैल्यू क्या है, 1 आ रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा अगर 1 कितने पे आता है, tan थीटा 1 कितने पे आता है, थीटा जब 45 डिग्री होता
है ना। तो 45 पे सब पैरेलल होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल दोनों यहाँ पे रख सकता है, और नीचे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक होता है सैचुरेशन वाला ग्राफ, करंट का सैचुरेशन, जैसे कि सैचुरेशन करंट या इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन रूप से क्या समझना है तुम्हें, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे कि इंटेंसिटी है और यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है। क्या होता है अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ग्राफ ये जो है ना, वो पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पीछे की ओर शिफ्ट होगा, ठीक। और अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक। मतलब कि ऐसा कुछ समझो, ये ग्राफ है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये इंटेंसिटी है और ये पोटेंशियल बता रहा है। यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, ठीक है। अगर वो ये नॉर्मल ग्राफ है, अगर बोले कि भैया इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बोलेगा कि पोटेंशियल बढ़ा दिया है या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है तो ये वाला ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इतने पे जाएगा। अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे था, यहीं पे जाएगा, ठीक है। और बोला कि घटा दिया इसको, मतलब पोटेंशियल को, तो ये पीछे चल जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब ऊपर चेंज नहीं होगा। अगर बोले कि इंटेंसिटी घटा दिया तो भले ऊपर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें, अगर बोले दोनों घटा दिया है, पोटेंशियल भी घटा दिया है और इंटेंसिटी भी घटा दिया है, तो ग्राफ मतलब कि मान लो कि जैसे कि इस तरीके से था ना, तो नीचे ये भी पीछे आ जाएगा थोड़ा सा और यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, तो मतलब कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ आया, जो कि हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। जैसे कि देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा है ना, तो पीछे ग्राफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ नॉर्मल तक जाता है इस तरीके से। जैसे कि दोनों चीज़ बढ़ गया तो ये इधर भी बढ़ गया और इंटेंसिटी बढ़ा है तो ऊपर चल जाएगा ग्राफ, दोनों घट गया तो ये इधर आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा, समझ आया। और इंटेंसिटी वो जो होता है वो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, ना कि एनर्जी ऑफ फोटोन पे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखो। एक मेटल प्लेट है, इस पे एक फोटोन आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है, दो फोटोन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो फोटोन पे डिपेंड करेगी। अगर फोटोन बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इसकी एनर्जी अगर तुम बढ़ा दिए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं। ध्यान रखो इस चीज़ को, कंफ्यूज करने के लिए मतलब सर्सम रीजन वाला आ सकता है। टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन पे, इंटेंसिटी डिपेंड करता है, समझ में। नंबर ऑफ फोटोन ढेर सारा हो गया तो एकदम इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी बढ़ा दोगे इतने फोटोन का तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फोटोन है डिसाइड करता है इंटेंसिटी, नॉट एनर्जी, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तुम ही सोचो ना, एक लाइट यहाँ पे जल रहा है, ठीक है, लाइट जल रहा है, तुम यहाँ पे हो और तुम्हारा भाई यहाँ पे है, किसको ज़्यादा रोशनी मिलेगा? डेफिनेटली यहाँ पे जो है, जितना पास में है उसको ज़्यादा रोशनी मिल रहा है, जितना दूर है रोशनी कम मिल रहा है। तो इंटेंसिटी घट गया ना दूरी बढ़ने से। जी हाँ, यहाँ पे रेडियस बढ़ गया तो दूरी बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या हो गया, घट गया, तो इन्वर्स रिलेशन है। समझ आया इतना? अब आगे देखो, इंटेंसिटी पावर, वही हमने जो पीछे समझा दिया वही यहाँ पे इंटेंसिटी पावर। इंटेंसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। जितने ज़्यादा फोटॉन गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से, मतलब इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी, नंबर ऑफ फोटॉन पर डिपेंड करती है, ठीक है। और डिस्टेंस को अगर तुम अच्छा पूछे सवाल बोले कि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस को आधा कर दिया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब निकल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये दूरी कुछ इस तरीके से यहाँ पे था, इसको आधा कर दिया गया, दूरी जो भी है डिस्टेंस है इतना है, दूरी को आधा कर दिया तो दूरी मान लो यहाँ पे रह गया d/2 हो गया, दूरी आधा हो गया ना। तो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, इंटेंसिटी बराबर ओपन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो आधा कर दिया तो d/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/d², ऊपर चल जाएगा 4, मतलब कि 4 हो जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि
4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है ना, यहाँ पे जो आ रहा है दूरी पे जो है, इसके आधा दूरी करेंगे तो इसका 4 गुना इंटेंसिटी यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इस तरह से सवाल आते हैं। एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिसे पावर इज इक्वल टू आई ए, पावर आई ए, ठीक है, याद रखना। एनर्जी बराबर पी टी होता है, ठीक है। यहाँ पे डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, डी ब्रॉगली के बारे में समझ लो। डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डुअल नेचर दिखाता है। मतलब सबने फोटोन के बारे में बता रहे थे, लाइट के बारे में बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था चर्चा। लेकिन डी ब्रॉगली ने बताया कि भाई देखो पीछे हमने अभी पढ़ा, ध्यान से समझो इस चीज़ को। पीछे हमने पढ़ा फोटोन के बारे में, लाइट वेट के बारे में पढ़ा। लाइट जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो लाइट जो होता है वो दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। वो फोटोन का बना होता है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों शो करता है। किसने क्या बोला वो हमने आपको बता दिया, जैसे कि हाइजेंस था, न्यूटन था, कौन क्या था, आपने प्लैंक सब देख लिया, ठीक है। यानी कि प्लैंक का ज़्यादा वहाँ पे चर्चा हुआ। बेचारा प्लैंक ही तो था जिसको कोई भाव नहीं दे रहा था, है ना। प्लैंक नहीं तो बताया कि भैया वो फोटोन होता है, बताया था ना कि लाइट जो होता है वो फोटोन होता है, इस तरीके से। अब ये डी ब्रॉगली आया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताने वाला है, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन भी डबल नेचर शो करता है। लेकिन सब तो जान रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, सबको पता है। लेकिन ये बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल सिर्फ नहीं है बल्कि ये वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है पर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है, जो कि मैटर वेव कहलाएगा। क्योंकि किसी पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होंगे, जैसे ये पार्टिकल है, इसमें से रिलेटेड जो वेव होंगे वो पार्टिकल मतलब मैटर वेव ही कहेंगे ना उसको, पार्टिकल वेव को मैटर वेव कहेंगे, समझ में आया। और इसने फॉर्मूला दिया लैम्डा बराबर h/p, है ना। ये कौन लैम्डा है, ये लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर रहा है, तो ये जो लैम्डा है ये इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है, ठीक है ना यहाँ पे। और इसका प्रूफ दिया डेविस एंड जर्मर ने। एक एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन गन एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। गन से इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकाला, कुछ किया था सेटअप, है ना। और डिफ्रैक्शन किया किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। और उसने दिखाया कि वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का होता है। किसने, डेविस एंड जर्मर। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसने फिर आगे ये भी बताया था इसमें, मतलब कि यहाँ पे कलेक्टर प्लेट रखा था, ठीक है, उसमें से कलेक्ट किया था, पता चल गया था। और यहाँ पे इंटेंसिटी और फाई का रिलेशन बताया कि देखो जो स्ट्रॉन्ग पीक है ना वो इंटेंसिटी को बता रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी कब दिखता है, जब थीटा जो होता है वो 50 डिग्री होता है, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया गया था, पोटेंशियल 54, है ना, 54 वोल्ट। बस हमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ सीरीज ऑफ फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूला है जिससे कि न्यूमेरिकल आपके बनने वाले हैं, ठीक है। मेन आपका ये है। तो लैम्डा बराबर HP, पी क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला इस तरीके से। और मोमेंटम √2m के भी होता है, तो h/2m के हो गया। अब के काइनेटिक एनर्जी को Q भी लिख सकते हैं, है ना, जो अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में चैप्टर में पढ़ा है, Q भी, है ना। Q डेल्टा भी वहाँ पे पढ़ा होगा, Q भी यहाँ पे QM 2m Q भी, है ना। और यहाँ पे 3m KT, ये चैप्टर आगे KT जी से बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और यहाँ पे टेम्परेचर है। कैसे भी करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है। h/q भी यार, Q क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे रेडियस, ये चार्ज। तो ये सीरीज ऑफ फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वेवलेंथ निकालना है तो आपको सवाल ऐसे वोल्टेज के टर्म्स में दे सकता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो चाहे अल्फा पार्टिकल हो, उसके टर्म्स में आपको सवाल दिया जा सकता है लैम्डा अगर निकालना है तो, कि लैम्डा क्या है भैया, वोल्टेज अगर इतना से एक्सीलरेट किया जा रहा है इतना वोल्टेज से, तो बताओ क्या होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, 150 और भी रूट में है दोनों। और यहाँ पे इसका ही कर दिया जाता है, बराबर है 44 से होता है ना, तो कुछ 12.27 करके आया है, या रूट भी है, डायरेक्ट यहाँ पे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। और अल्फा के लिए रहेगा तो 1.01 √1/√, वही भी है, ठीक है। अब एक लास्ट है, नंबर ऑफ वेव्स इन 5th ऑर्बिट ऑफ लिथियम। अब पता है कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम है, जैसे कि ये एटम है, ठीक है। तो एटम तो आपको पता होगा कि ये बीच में न्यूक्लियस है, फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, ऑर्बिट है। तो
तो ये पहले, और जैसे कि तीसरा ऑर्बिट है, किसी एटम की बात करें हम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, किसी का, तो तीसरा जो n बराबर थर्ड है, तीसरा ऑर्बिट में कितने वेव होंगे, वेव बताओ। तो तीसरा ऑर्बिट में 3 वेव होगा, चौथा ऑर्बिट में 4 वेव होगा, दूसरा ऑर्बिट में 2 वेव होगा, जो कि हमने बताया है। ये पहला, जैसे कि ये है ना, पहला ऑर्बिट में 1 वेव होगा। ये जो मतलब कि दूसरा n बराबर 2 है, दूसरा ऑर्बिट में कितने वेव होंगे, 2 वेव होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने दिखा दिया है। n बराबर 3 मतलब तीसरा जो मतलब कि ऑर्बिट है, वही पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा ऑर्बिट में कितना वेव होंगे, तो 3 वेव होगा, चौथा में 4 वेव। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें से सवाल को मिक्स करके भी दिया जा सकता है। कभी आपको देखो, जो हमने अभी पढ़ा ना, ये दोनों क्या बोला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, लैम्डा बराबर h/p है ना, और हमने एक पढ़ा था और भी, क्या, E बराबर hc/लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, ये कौन सा है, E बराबर hc/लैम्डा, ये कौन दिया था, प्लैंक वाला है ना, जो फोटोन के लिए। तो यहाँ पे इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, लैम्डा बराबर hc/E। तो लैम्डा बराबर hc/E हो गया, और लैम्डा बराबर h/p। ये किसका था, ये प्लैंक वाला था, तो फोटोन के लिए। ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कुछ इस तरीके से इन सवालों को मिला के दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और सवाल दिया जाएगा तो बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं ना। मोमेंटम को चेंज कर दिया जाएगा, मोमेंटम को कुछ और लिख दिया जाएगा, है ना, और एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके सवाल को मैनिपुलेट करके दिया जा सकता है। तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपके सारे सवाल होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इसमें इतना ही था, ज़्यादा इसमें बकवास चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। जो है बस इतना है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपके सारे सवाल होंगे, ठीक है।